छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल कोई नई बात नहीं है। इस बार कांकेर के आमाबेड़ा में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने पर बवाल सामने आया है और विवाद इतना बड़ा कि कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति निर्मित हो गई। इस घटना ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सबकी चिंता बढ़ा दी। वहीं एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून की आवश्यकता पर बहस छिड़ दी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा से लेकर रायगढ़, कांकेर समेत कई जिलों में धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं और तो और राजधानी रायपुर में भी धर्मांतरण को लेकर बवाल की स्थिति निर्मित हो चुकी है। तमाम हालातों को देखते हुए सरकार ने धर्मांतरण पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ठोस कानून लाने की बात कही। इसके ड्राफ्ट पर भी लंबी मंत्रणा की जा चुकी है। शीतकालीन सत्र में भी धर्मांतरण को लेकर कानून नहीं आ पाया और यही वजह है कि एक के बाद एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों के प्रार्थना सभाओं और धर्मांतरण की कोशिशों को लेकर भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। लगातार हो रहे बवाल को लेकर राजनीतिक दल भी आमने सामने हैं। विपक्ष ने एक बार फिर धर्मांतरण के मसले पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि भाजपा की सरकार में ही धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। भाजपा पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित करना चाहती है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि बड़े पैमाने पर लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। समाज में इसे लेकर नाराजगी का वातावरण है। फिलहाल कांकेर में स्थिति सामान्य है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सबकी चिंता बढ़ाती है। जनता पार्टी की सरकार में लगातार धर्मांतरण के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कांग्रेस की सरकार थी तो धर्मांतरण को लेकर बड़ी बात करते थे। अब पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। थानों तक धर्मांतरण का मामले चले जा रहे हैं और मारपीट तक हो जा रही है। प्रकरण को अगर आप कांकेर को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी घी में आग डालने का काम करती है। समाज में बहुत बड़े तबके में इस बात से बड़ी नाराजगी है कि भ्रमित करके प्रलोभन से और विभिन्न माध्यमों से धर्मांतरण करा लिया जाता है। ऐसी ही परिस्थिति कांकेर जिले के आमाबेड़ा के समीप बड़े तेवड़ा गांव में भी हुआ है। वहां पर भी जो घटना हुई है वो चिंतनीय है। उस पर भी एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। कांकेर का जो मामला है वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये सही है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। घटनाएं हुई है तो उस पर निश्चित रूप से गृह विभाग संज्ञान लेगा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और ये सही है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर सवाल बनता जा रहा है। कांकेर के आमाबेड़ा की घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि स्पष्ट और प्रभावी कानून के अभाव में ऐसे विवाद बार बार सामने आ सकते हैं। सरकार सख्त कानून की बात तो कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात बता रहे हैं कि अब देरी भारी पड़ सकती है। जरूरत इस बात की है कि राजनीति से ऊपर उठकर ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रदेश में शांति और सौहार्द कायम रख सके, ताकि भविष्य में किसी भी धर्म या व्यक्ति को लेकर हालात दोबारा बेकाबू न हो। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो धर्मांतरण पर बवाल, जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण की चिंगारी ने बड़ा रूप ले लिया। धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर के कांकेर के आमाबेड़ा में बहुत बड़ा विवाद हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि 45 गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के धार्मिक स्थल में ही आग लगा दी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल क्यों नहीं थम रहा है और आखिर धर्मांतरण को लेकर के कानून कब बनेगा, इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं थम रहा धर्मांतरण का विवाद? प्रदेश में धर्मांतरण पर हो रही सियासत कितनी जायज? छत्तीसगढ़ में कब बनेगा धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून? धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम?
तो चलिए इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं तौकीर रजा साहब, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। शुरुआत में रजा साहब आपसे ही करना चाहूँगा और एक शेर के साथ शुरुआत करूँगा। राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। अभी हम थोड़ी देर पहले जब विकास उपाध्याय जी की बाइट सुन रहे थे तो आपने भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि भाई घी में आग डालने का काम कर रही है बीजेपी। वो कहना तो कुछ और चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि आग में घी डालने का काम कर रही है, बट उन्होंने कहा कि घी में आग डालने का काम कर रही है बीजेपी, ऐसा वो कह रहे हैं। अब घी में आग डाली जाए या आग में घी डाला जाए, आग तो लगेगी ही। क्या कहेंगे रजा साहब? जी, आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए साहब, ये तो ऐसा है कि मैं अभी तो आपके शेर का जवाब बहुत छोटे शेर से देना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि आसमां में किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। आज स्थिति वही कांग्रेस की। कांग्रेस ने इसको आग बनाया, उसमें घी डालती रही और वही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। आप देखिए, राजनीतिक फायदा इससे किसको है? भारतीय जनता पार्टी को उससे राजनीतिक फायदा नहीं है। अगर कोई धर्मांतरित व्यक्ति है, वो धर्मांतरण करता चला जाएगा तो उससे फायदा किसको? इससे साफ दिखता है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हम उसका विरोध नहीं करते। हमारा जो स्लोगन भी है बहुत ही साफ सुथरा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम धर्मांतर का विरोध जोरदार तरीके से करते हैं, पहले भी करते रहे और आज भी करते रहे। ये बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो स्थिति है, और ये वही है जो इनके समय में। मैं अब आपको 2018 का आंकड़ा दे दूं कि 2018 में जो बस्तर संभाग के कुछ जिलों के, अलग अलग जिलों की संख्या के हिसाब से अगर मैं एक आंकड़ा बता दूं कि किसी जिले में अगर 9000 के आंकड़े थे अपने धर्मांतरित समुदाय के, वो 2024 दिसंबर जाते जाते वो आंकड़े जो बन गए 36,000। ऐसा क्या करे साहब कि 9,000 से सीधा 36,000 हो गए, जो 5,000 थे वो 24,000 हो गए, जो 12,000 थे वो 48,000 हो गए या 50,000 हो गए। तो ये ऐसा 4 गुना कैसे बढ़ रहा है सिर्फ 5 वर्षों में? तो ये इसका कारण ही यही है कि धर्मांतरण को बहुत तेजी से इन्होंने, इनकी सरकार में बढ़ावा दिया। हम जब विरोध करते रहे तो हमारे नेताओं को अंदर कर दिया, या जो बेचारे आदिवासी समुदाय जो उसका विरोध करते रहे उसको भी इनकी सरकार ने अंदर किया। ये वो इनका भी समय का जो है वो बीज है जो आज जो इसी प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। हम उसको बिल्कुल लगाम लगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हम शांतिपूर्वक चाहते हैं। हम किसी भी हिंसा या आगजनी का समर्थन नहीं करते, ना करेंगे। हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं, लेकिन धर्मांतरण का हम जरूर विरोध करते हैं। और अभी तो खैर ये आपसी समुदाय और अड़ोस पड़ोस की लड़ाई का नतीजा है कि जिस प्रकार से उनके पूर्वज जो पिता थे उन्होंने जो दफनाने की कोशिश करी और उसी का विरोध समाज बोलता रहा कि यहाँ नहीं दफनाया जाएगा, लेकिन चोरी छुपे जबरदस्ती दादागिरी करते हुए दफनाने की कोशिश करी तो पूरा जो गांव आंदोलित हो गया और उसका नतीजा हुआ। खैर हमारी सरकार ने उसको लगाम लगाया है और अभी वहां स्थिति नियंत्रण में है। मैं यही अपील करूंगा, किसी प्रकार से कोई भी घटना इस प्रकार से हिंसक घटना करने की कोशिश ना करें। मैं यही अपील कर सकता हूं। और मैं यही बोलूंगा कि मैं तो ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के भाइयों से या प्रवक्ता से या कांग्रेस की जो पार्टी से कि आप बताइए, आप धर्मांतरण करने वालों के साथ हैं या धर्मांतरण करने वाले जो विरोधी हैं उनके साथ है? पहले अपना स्टैंड इस बात में जरूर क्लियर करें। ठीक है, ये सवाल हम उनसे पूछेंगे, लेकिन कुछ और मेरे सवाल हैं आपसे। भाई आपने अभी स्टार्टिंग में जब आप अपना वक्तव्य दे रहे थे, आपने कहा कि भाई आपने फायदे की बात कही ना कि हमें क्या फायदा है, ऐसा वैसा। फायदे का तो पता नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है। नुकसान हो रहा है जनता का, नुकसान हो रहा है कानून व्यवस्था का, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई और मामले छोटे छोटे देखने को मिले हैं अलग अलग जगहों पर। छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले भी सामने आए हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि भाई कानून की अगर बात चली है तो भाई एक सशक्त कानून की बात उठती है कि धर्मांतरण को लेकर के कानून कब तक आएगा? शीतकालीन सत्र भी निकल गया और उसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। क्या कहेंगे रजा साहब?
जी, अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी ने एक बयान जारी किया था आज के आपके चैनल में भी उसमें से कुछ दिखाया गया। उसमें उन्होंने बाकायदा इस बात के लिए बोला है कि हम हमारा ड्राफ्ट लगभग ड्राफ्टिंग की ओर है और तैयारी चल रही है, कुछ चीजें छूट गई हैं तो वो बहुत जल्दी आपके जो ड्राफ्ट है वो आने वाले सत्र में जरूर हो जाएगा और उसके लिए कठोर हम प्रयास करें, कठोर कानून हो ताकि इस प्रकार से दोबारा कोई हिमाकत ना कर सके धर्मांतरण की। क्योंकि देखिए प्रलोभन देके या किस प्रकार का डर दिखाकर, उनको बीमारी का डर दिखाकर इस प्रकार से जो धर्मांतरण करते हैं वो एक अच्छी बात नहीं है। स्वेच्छा से हुआ धर्मांतरण का भी एक नियम है कि वो कलेक्टर के पास जाए और आवेदन दे कि मैं धर्मांतरण कर रहा हूं, उसमें भी जांच होगी, उसका धर्मांतरण का सिस्टम अलग है। लेकिन यहां तो आप ये देखिए ना, मैंने विगत 5-6 वर्षों में जो ये स्थिति बनी, मैं उसका आंकड़े अभी आपको बता चुका हूं कि कितना ज्यादा तेजी से बढ़ा। हमने जब विरोध किया तो आप हमारे के खिलाफ भी, हमारे जिला अध्यक्ष के खिलाफ जो है आपने कार्रवाई कर दी थी नारायणपुर में। और आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय, भूपेश बघेल की सरकार के समय आपने देखा भी होगा कि तत्कालीन आईपीएस और तत्कालीन आईएएस ने जो है वहां के कमिश्नर और एसपी ने भी विरोध किया था कि भाई इस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है, इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगे उस तब की। तो हम ये चाहते हैं कि कठोर कानून होना चाहिए और हमने हमारे समय में केंद्र में भी इसका कानून बना था, इसके लिए 7 वर्ष का जो है इसमें कठोर कारावास है। लेकिन हम अभी और कठोर जो है इस कानून को बनाने जा रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी। सत्यप्रकाश जी से रिएक्शन चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया राजा साहब की बात। तौकीर जी ने अभी बहुत कुछ बातें बोली, मगर तौकीर भैया खुद लगता ना कुछ गड़बड़ करके आ गए। अभी उन्होंने आंकड़ों की बात की। हम तो जब से विपक्ष में है, मतलब 2 साल से, तब से हम बोले श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि किसके समय में ज्यादा धर्मांतरित हुआ, रमन सिंह सरकार में कि भूपेश सरकार। तो आज तक तो सरकार ने जारी नहीं किया, ना सरकार को कोई मंत्री बात बताता है, ना सरकार को विधायक की बात बताता है। अब तौकीर भी कहां से नए आंकड़े लिए, सरकार तो पीछे हटती है, श्वेत पत्र निकाल से ये आंकड़े लेके आ रहे हैं। तो ये कैसे आंकड़े, ये देखिए तो पूरी दुनिया जानती है कि इनके आंकड़े किस तरह से खेल खेलते आंकड़ों का। तो वो आंकड़े पूरे हमारे प्रदेश की जनता जानती है कि जब सरकार नहीं पेश करे, प्रवक्ता कहां से पेश कर देंगे। अभी 2-3 चीजें हैं। धर्मांतरित अगर हो रही है प्रलोभन की वजह से, तो क्यों हो रही है और इस तरह की चीजें क्यों नहीं रुक रही है। पहला कि आप जितने भी 2 साल के आप बात गिनाते हैं कि हमने ये काम किया है, जनता तक पहुंच रहा है, वो लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब यही है, अगर आपके मंत्री, आपके लोग खुद ये मान रहे हैं कि प्रलोभन देकर हो रहा है, इसका मतलब कि आपका लाभ नहीं पहुंच रहा है, सरकार का लाभ वहां तक नहीं पहुंच रहा, तभी तो हो रहा है ना। प्रलोभन मतलब क्या है? स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। तो ये प्रलोभन क्यों मिल रहा है? 2 साल में आप तो अपना ढिंडोरा पीट रहे, 2 साल में मना रहे थे आप बहुत सुशासन है, मगर यहाँ नहीं है, आप खुद मानते हैं बात। अब देखिए तीसरी बात कि अगर इस तरह की चीजें हो रही है और कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही है कि अगर डीएसपी रैंक के अधिकारी को सरकार बचाएगी तो नहीं होगी, आईजी रैंक के अधिकारी को अगर सरकार बचाएगी तो नहीं होगी, डीआईजी रैंक के अधिकारी को अगर सरकार बचाएगी तो नहीं होगी। क्योंकि जवाबदेही जिसको देनी है उसके पीछे तो सरकार खड़ी हो जाती है। इस तरह की चीजें होती रहेगी, सरकार आगे खड़ी रहेगी। इसी तरह से रमन सिंह सरकार में होता था। मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 2004 से लेकर 11 तक, जब तक जनगणना हुई, 80,000 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद जनगणना हुई नहीं। अगर उसी अनुपात में जोड़ा जाए तो लगभग 1.5 लाख परिवार ने धर्म परिवर्तन किया मनमोहन सिंह की सरकार में 15 साल में। जहां जहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र था वहां भी चर्च बने। कैसे बने ये बता दें। तो इसी से दिख रहा है। अरे देखिए, अभी उन्होंने बोली कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति सीधा जीता जाता उदाहरण तो मैं आपको बताता हूँ। हैदराबाद, आपके आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है गठबंधन की, ईडब्ल्यूएस के तहत किसको माइनॉरिटी को इन्होंने दिया है। अब वो आ जाए तो वहां पे क्या बोलेंगे कि बीफ खाइए, मेघालय में क्या बोलेंगे बीफ खाइए, केरल में क्या बोलेंगे बीफ खाइए। तो तुष्टीकरण की राजनीति राज्य के हिसाब से करते हैं, किस जगह पे किस तरह की तुष्टीकरण राजनीति करनी है। और इसी तरह से बस्तर का खेल खेलते हैं कि आदिवासियों की इस तरह से भ्रम पैदा करते रहे, आदिवासियों को किस तरह से हम प्रलोभन दे दे के उस तरह की चीजें करा ताकि ये आग लगी रहे और हमारी जो राजनीति है वो चमकती रहे, हम उस पर राजनीति करते रहे। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कि आप कानून बनाइए, तो क्यों नहीं कानून बनाए 11 साल में? जब आप यहाँ पे आए थे घोषणा कर रहे थे कि हम 60 दिन में कानून बना देंगे, ब्लूप्रिंट तैयार है, तो 60 दिन के आपके प्रदेश के कार्यालय के कैलेंडर में 60 दिन हुआ नहीं है, जो आज तक आप कानून नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति, कहीं ना कहीं इस तरह से जब भाई को लड़ा के, जाति धर्म में लड़ा के आप राजनीति करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ 6 महीने पहले जो मामला गया था इसी तरह का, जो जहां जमीन में नहीं दफनाया दिया गया था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। आप बताइए, ये सरकार होगी जो प्रदेश की जनता को अपने हाल पे छोड़ देगी?
तो ये दिखता है कि आप इसको राजनीतिक बना के रखना चाहते। अगर आप चाहते तो केंद्र में कानून बन सकता था, आप चाहते प्रदेश में कानून बन सकता, क्यों नहीं बना? इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं चाहते कि राजनीति चमकती रहे। हम तो सीधा मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अधिकारी की इसमें लंबित है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? ठीक है, आप कानून बनाए, क्यों नहीं हो रही है? अगर कानून जो पहले का था मध्य प्रदेश के समय में, उसको कड़ाई से पालन कर रही है। कानून तो है ना, 2005 में आपने संशोधन किया था, कानून है ना, उसका कड़ाई से पालन करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पालन होना भी चाहिए। रजा साहब मैं आपके पास आऊंगा, मयंक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल मैं उनसे ले लूं फिर आपके पास आता हूं। मयंक जी, इसको थोड़ा और गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। ये धर्मांतरण को लेकर के जो विवाद है, ये पहला विवाद तो है नहीं, इससे पहले भी विवाद होते रहे हैं। कभी चंगाई सभाएं होती हैं तो उस पर विवाद हो जाता है, और कभी ये इस तरह की बातें होती हैं। थोड़ा सा गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं कि धर्मांतरण हो ही क्यों रहा है। भाई ये सवाल भी तो होना चाहिए ना, भाई धर्मांतरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी जड़ में क्या, इसके मूल में क्या है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई एक व्यक्ति है, वो एक पर्टिकुलर धर्म का है, वो किसी दूसरे धर्म में क्यों जाएगा, वो क्या परिस्थितियां हैं जो उसको विवश कर रही हैं दूसरे धर्म में जाने के लिए, और ये चीज कब तक रुक पाएगी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मयंक जी, आप अपना समय ले सकते हैं, आराम से आप समय लीजिए और जवाब दीजिए जी। का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें धर्मांतरण से ना हो रहा हो, और पर वो इलाके जो कि पिछड़े हैं, विकास से अछूते हैं, अंदर के जिले हैं, और जो अंदर के जो गांव हैं उनमें तो पूरे गांव के गांव जो है धर्मांतरित हो चुके हैं, ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आपको और बता देते हैं कि जी मयंक जी, आपकी आवाज होगा कि लोग धर्म बदल दे रहे हैं लेकिन अपना सरनेम नहीं बदल रहे हैं। रिसेंटली एक घटना दुर्ग जिले के भिलाई में हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक साहू, लगता है मयंक जी की आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। चलिए मयंक जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपकी आवाज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से प्रॉपर आ नहीं पा रही है। वापस आऊंगा आपके पास, वापस रजा साहब के पास जाऊंगा। रजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जाएंगे मयंक जी के पास जी। देखिए, मेरे प्रश्न का सत्य प्रकाश जी जवाब नहीं दिए कि वो उनका स्टैंड जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ कांग्रेस का, ना ये कांग्रेस कभी स्टैंड क्लियर कर सकती है। वो धर्मांतरण के विरोध में है कि धर्मांतरण के साथ है, कभी स्टैंड नहीं क्लियर करती। आज भी वही काम इन्होंने किया, आपने कई सारे आंकड़े बता दिए, कई सारी चीजें बता दी, लेकिन आप अभी तक स्टैंड, मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आप किसके साथ हैं। हम तो क्लियर बोलते हैं कि हम जो है धर्मांतरण के खिलाफ हैं और आगे भी रहेंगे। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं, ये भी क्लियर एकदम स्पष्ट है हमारा। हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हम किसी के खिलाफ नहीं। लेकिन धर्मांतरण अगर कोई करता है, चाहे वो लालच से कराए, चाहे उसको डरा के कराए या प्रलोभन देकर कराए, किसी प्रकार से करेगा, हम उसका विरोध करते हैं और करेंगे। लेकिन एक बात और, हाँ, हम ना ही किसी हिंसा का ना किसी आगजनी का भी हम समर्थन करते हैं। हमारी सरकार ने इसको लगाम लगाया है, और आने वाले समय में जो हमने वादा किया है कि हम ड्राफ्ट तैयार लगभग 80% के आसपास हो चुका है, तो आने वाले समय में आपको वो भी दिख जाएगा कि नेक्स्ट आने वाले विधानसभा में वो प्रस्तुत हो भी जाएगा। कुछ उसमें कानूनी उलझने पेच आ गया था, उसको निकाल रहे हैं। अभी आपने कहा कि हमारी सरकार ने हिंसा पर लगाम लगाई है, तो ये जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं ये क्या है? ये जो दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, आपने कहा कि हमारी सरकार ने हिंसा पर लगाम लगा दिया है, तो ये तस्वीरें क्या हैं? ये जो देख रहे हैं आमा बेड़ा में, ये सब क्या हो रहा है? तो देखिए, वो उद्वेलित, बहुत ज्यादा उद्वेलित थे वहां के ग्रामीण धर्मांतरण जो कर रहे हैं उनके खिलाफ, और किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थे। जब वो हमारी फोर्स गई तो बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी हो पथराव करेगा, लेकिन हमने उसको लगाम लगा लिया। आज की स्थिति जो है वहां नियंत्रण में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए, एक तत्कालीन स्थिति क्या होती है वो तो अलग चीज है, लेकिन नियंत्रण नहीं होना वो स्थिति अलग। हमने नियंत्रण किया है, आज स्थिति नियंत्रण में है, और हम वहां पर किसी बाहरी लोगों को भी हम घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं ना कि मैं ये किस प्रकार से इनको डराया जाता है या प्रलोभन देकर जिस प्रकार से कार्य किया जाता है, ये ठीक नहीं है। आज से नहीं, कई वर्षों चला आ रहा था, हमारी सरकार ने इसको लगाम लगाया। हमने जो पैसे से भी जो इनको जो बाहर से विदेश से पैसा आया था, हमने आता है, उस पर भी हम लगाम लगाए हैं। केंद्र सरकार ने भी इस पर लगाम लगाई कि वो कभी कोई एनजीओ के थ्रू आता था या कभी कोई मिशनरीज के नाम से आता था, हमारी सरकार ने उस पर भी लगाम लगाई। और आगे भी जब इनकी राज्य में सरकार रही भूपेश बघेल की, तो उन्होंने उस बैन को खोल दिया।
दिया तो उसके कारण से भी बहुत सारी समस्याएं जो है बढ़ गई और इसी का नतीजा है आज उसका हम भुगत रहे हैं। लेकिन हमने फिर से लगाम लगाया है, लेकिन जो हो चुके हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एक ही समाज के आदिवासी भाई थे, धर्मांतरित हो गए तो आपस में वो लड़ रहे हैं। और इसका आपको जीता जागता उदाहरण भी जो दिखता है, आपने मणिपुर में भी जो अब तक हुआ तो ये भी वही दिखता है। 1967 से इन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया तो आज भी वहां विस्फोटक स्थिति हो गई। हम ये करने नहीं देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। हमने पहले विरोध किया था, आने वाले समय में हम इसके लिए कठोर कानून लाएंगे और किसी भी हालत में हम जो है हम इसे बख्शेंगे नहीं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मयंक जी से हमारी बात अधूरी रह गई थी, अब मैं चाहूंगा कि मयंक जी अपनी बात पूरी करें। जी मयंक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सत्यप्रकाश जी के पास जाएंगे। हम ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर धर्मांतरण ना हो रहा हो। खासतौर पर जो अंदर के इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़े हैं, जहाँ विकास नहीं पहुंचा है, वहाँ पूरे गांव जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। अब सवाल ये आपने किया था कि आखिर इसकी जड़ क्या है, क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। हम आपको दो उदाहरण देते हैं जो हमारे खुद के देखे हुए हैं। दुर्ग जिले में एक गाँव है जिसका नाम है रिसामा। वहाँ एक महिला है जिसके पति की जो है निधन करीब 5 साल पहले हो गया और उन 5 सालों के दौरान वो अंधेरे में रह रही थी। अंधेरे में इसलिए रह रही थी कि जब उसके पति की मृत्यु हुई तो वो 500 रुपए का बिजली का बिल जमा नहीं कर पाई थी। फिर जो है वो उसने किसी से बात की, वो नहीं की, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो 5 साल अंधेरे में रही। जब पता चला तो वहाँ हम लोग भी गए। हालांकि अब व्यवस्था हो गई है, सरकार ने भी उसमें इंटरेस्ट लिया, बिजली का इंतजाम हो गया उसके घर में। लेकिन उसके घर में धर्म परिवर्तन कराने वाले करीब 5 से 7 बार गए। उसको लेकर के जब हम लोग पहली बार मिले तो उसने भी ये समझा कि लोग भी शायद धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। तो उसका पहले रुख जो था बड़ा जो है आक्रामक था, वो धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहती थी। लेकिन उसने ये बताया कि इसके पहले 5-7 बार लोग आ गए और लोग रात को 12 बजे तक आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं आपकी कर देंगे, आप जो है इनको देवताओं को सिरा दो। यानी छत्तीसगढ़ में जो देवताओं को सिराने का मतलब है कि वो जो भगवान अपने घर में पूजा करती है उनको पानी में डाल दिया जाए और बाकी दूसरे लोगों को मानने लगे। एक ये उदाहरण हो गया। तो इससे पता चलता है कि उनके निशाने पर ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं और जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं और जिनको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई भी हमको थोड़ी सी मदद कर दे तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें। लेकिन हालांकि वो महिला धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। एक ये मामला है। तो ये हो गया कि गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा एक और मामला जो है दुर्ग जिले का ही हम आपको बताते हैं कि एक साहू परिवार ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला। इस बात को लेकर के विवाद हुआ। हालांकि वो अपने घर में रविवार के दिन प्रार्थना सभाएं कराती थी, उसको लेकर के पड़ोसियों ने आपत्ति की, पुलिस पहुंची, साहू समाज के भी लोग पहुंचे और जब उनसे बात पूछी गई, हम लोगों ने बातचीत की थी उनसे कि भाई आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया, तो उनकी भी लगभग वैसी ही कहानी सामने आई कि वो काफी परेशान थी, आर्थिक रूप से जो है उनके समस्याएं थी, बेटे की तबीयत खराब रहती थी, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने संपर्क किया। देखिए कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो कि जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि भाई हमारे लिए प्रार्थना की इसलिए ऐसा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि बहुत ही गरीब तबके के लोग, परेशान लोग जो अभावों में हैं, उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन इधर एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसमें सरनेम नहीं बदला जा रहा है। अगर कोई साहू परिवार धर्म परिवर्तित कर लेता है तो साहू लिख रहा है। आने वाले समय में इसके एक और बुरे परिणाम सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि साहू आपस में लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक पक्ष धर्मांतरित हो चुका है, दूसरा पक्ष अब ये चाहता है वही अपने सरनेम भी बदल देगा आपने साहू। ठीक सत्यप्रकाश जी, आपकी टिप्पणी। मैं देखिए अभी इन्होंने अच्छी बात बोली वरिष्ठ पत्रकार जी कि अब इनकी सरकार जब से आई है सिर्फ बस्तर की बात नहीं है, अब मैदानी इलाके रायपुर में इस तरह की खबरें आ जाती है, क्या 5 साल में आ रही थी कि तो इसलिए हम बोल रहे हैं। और देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, स्टैंड क्लियर हमारा है। धर्मांतरित अगर कोई हो रहा है या जबरन हो रहा है तो उसके खिलाफ हम हैं, क्योंकि स्टैंड क्लियर किनका नहीं है। आप सांसद बना दोगे, केंद्रीय मंत्री बना दोगे धर्मांतरित व्यक्ति को, विधायक बना दोगे, तो स्टैंड क्लियर तो आपका नहीं है। अब देखिए इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात बोली, बोलने में अच्छा लगता है बीजेपी प्रवक्ता के बोलते हैं कि हम सब धर्म को मानते हैं। मैं तो तौकीर रजा भैया से पूछना चाहूंगा कि लोकसभा में आपके सांसद ने किसी को आतंकवादी कहा था, वो किस समाज से आता है? आपको तो सवाल करना चाहिए था अपने सांसद से कि आप कैसे आतंकवादी बोल सकते हैं पूरे लोकसभा में। तो ये दिखता है ना कि आप तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह हद तक करते हैं। अगर आप सभी धर्म को मानते हैं तो आप बता दीजिए सांसद कितने हैं आपके, अल्पसंख्यक या दूसरे समाज के, आप ये बता दीजिए विधायक कितने हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है बताने की जरूरत नहीं है। और बाहर से फंडिंग की जहां तक बात है, आपके जो है ना पितृ संगठन
वो जो बिना रजिस्ट्रेशन के बाहर से पैसा आ रहा है उसका भी ऑडिट करा लीजिए, वो क्यों नहीं होता है? तो ये इस तरह की बातें मत कीजिए। तो भैया मुद्दे की बात ये है कि 2 साल के अंदर मेरी बात का आपने जवाब ही नहीं दिया। आप कहाँ का मैटर कहाँ ले जा रहे हैं? आप जवाब तो दे दीजिए। फिर से लोग आप ये बताइए, आप धर्मांतरण के खिलाफ हैं या सपोर्ट में? स्टैंड क्लियर करिए। और अभी आप भी बोल रहे हैं तो इसलिए क्लियर करिए ना, स्टैंड क्लियर करिए भाई। चीजों को कहीं ना हवा देंगे। सत्य प्रकाश जी, स्टैंड को क्लियर करिए कि आप धर्मांतरण के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति आप कर रहे हो, बात कर रहे हैं तुष्टिकरण की, और दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है तुष्टिकरण का साथ किसने दिया, तुष्टिकरण का बढ़ावा किसने दिया, यह पूरा देश जानता है। और इसी कारण से पूरा देश जो है इस मामले में आपके पार्टी के खिलाफ है, और उसका नतीजा यह है कि आप जो है हीरो से जीरो बन गए। ठीक है, पूरे देश में, प्रदेशों में। लेकिन धर्मांतरण को लेकर के स्पष्ट कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज रोकी जानी चाहिए, समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।